Hello बच्चों, a very good afternoon and welcome back to our channel that is ARMS Junior. I am Snehal and here to guide you in your biology preparations. So students, we have already started with a chapter that is heredity and evolution. उसमें हमने heredity क्या होता है, evolution क्या होता है वो डिस्कस कर लिया था. Then we also discussed about Mendel's experiment. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने डिस्कस किया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया था, एंड हाउ दिस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मतलब एक्चुअली ये इनहेरिटेंस कैसे होता है वो डिस्कस किया था थ्रू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, आज की क्लास में हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इवोल्यूशन इन दिस क्लास. ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है, देन इवोल्यूशन की अलग थ्योरीज क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे इन दिस क्लास. ठीक है, तो पहले सेक्स डिटर्मिनेशन. वैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है, राइट. तो हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमिट्स. मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का क्या होगा, फ्यूजन होगा. फ्यूजन होने से क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, मतलब मदर से कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं, फादर से कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं, इवन द ऑफस्प्रिंग विल ऑल्सो हैव इट्स न्यू कैरेक्टर्स, राइट. तो इसके वजह से क्या दिखता है, वेरिएशन दिखते हैं. धीरे धीरे यही वेरिएशंस आफ्टर मेनी इयर्स दे विल लीड इनटू द इवोल्यूशन. ठीक है, कंटिन्यूअस ऐसे वेरिएशन आते जाएंगे, धीरे धीरे दे विल अक्यूमुलेट, ठीक है, ओवर द इयर्स, एंड जिसकी वजह से क्या होने वाला है, इवोल्यूशन होने वाला है. ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है ये तो आपको पता ही ऑलरेडी. हाउ डज इट हैपन, यू ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. इनका फ्यूजन होगा. ठीक है, अब मेल एंड फीमेल गैमीट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, सो इन द मेल यू हैव यू ऑलरेडी नो देयर आर 46 क्रोमोसोम. ठीक है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स है. इनसे क्या होगा, गैमीट फॉर्म होने वाला है. दीज आर गैमीट मदर सेल इन द मेल यू कैन से. ठीक है, जिनसे आगे स्पर्म फॉर्म होगा. इन 46 क्रोमोसोम में से 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स. ठीक है, ये क्या होती है ऑटोजोम, मतलब यू कैन से बॉडी के जो कैरेक्टर्स वगैरह है वो कैरेक्टर आपके ये ऑटोजोम क्या करने वाले, बताने वाले हैं, थे उन पे डिपेंडेंट है. नेक्स्ट, एक पेयर ऐसा होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम एक्चुअली जो भी जेंडर होगा ऑफस्प्रिंग का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इसी से होने वाला है, राइट. देयर इज अ वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, मतलब दो सेक्स क्रोमोसोम होंगे. सेक्स क्रोमोसोम कैन बी एक्स या फिर वाई. ठीक है, मतलब एक्स एक्स हो सकता है या फिर एक्स वाई हो सकता है. ठीक है, उस बेसिस पे ये सेक्स डिटर्मिनेशन होगा. अब मेल से क्या होगा, आफ्टर मियोसिस, मियोसिस से क्या होने वाला है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. पहले क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन. मियोसिस में क्या होगा, पहला रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन से आपको दिख रहा है यहाँ पर दो सेल्स बनी है, एक में होगा 22 प्लस एक्स, दूसरे में होगा 22 प्लस वाई. ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, क्योंकि दिस इज मेल. मेल में क्या होगा, जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट विल बी एक्स वाई, राइट. अब इनका फिर से क्या होगा, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन होगा. तो इससे फर्दर दो सेल बनेगी और इस सेल से फर्दर दो सेल बनेगी, और यही जो सेल है दे विल बी मॉडिफाइड इनटू अ स्पर्म. ठीक है, स्पर्म में क्या होगा, इनका डिफरेंशिएशन होगा. तो इस तरीके से एक सेल से, एक गैमेट मदर सेल से आपके पास कितने स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, 4 स्पर्म सेल्स आर गेटिंग फॉर्म. ठीक है, सब में क्या होगा, देखो इस सेल से ये दो स्पर्म बने हैं तो ऑब्वियसली दोनों में, बिकॉज इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन, और इसमें क्या होगा, एक ही सेल की दो कॉपीज बनी है तो ऑब्वियसली जो स्पर्म्स बनेंगे उनमें सेम तरीके का जेनेटिक मटेरियल होगा. 22 ऑटोजोम्स, एक होगा सेक्स क्रोमोसोम. तो यहाँ पर एक्स है तो दूसरा क्या हो सकता है, वाई होगा, क्योंकि मेल है ये. ठीक है, दिस इज द मेल गैमीट. तो ये जो दो स्पर्म बने हैं इनमें होगा 22 प्लस वाई. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, वाई. तो इस तरीके से क्या बने, गैमीट फॉर्म हुए. देन फीमेल में बात करते हैं. फीमेल में क्या होगा, दिस इज ओव्यूम, सॉरी गैमीट मदर सेल अगेन. फीमेल में क्या है, 46 क्रोमोसोम, उसमें से अगेन 22 पेयर ऑटोजोम है, एक पेयर होगी सेक्स क्रोमोसोम की. ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल है तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम कौन से होंगे, एक्स एक्स. ठीक है, अब इससे गैमीट्स कैसे फॉर्म होंगे, देखो. हम्म, एक से दो सेल बनी, राइट. दिस इज अगेन यहाँ पर भी क्या होने वाला है, मियोसिस होने वाला है. ठीक है, इरिडक्शनल डिवीजन से क्या बनी, यहाँ पर दो सेल्स बनी, एक में होगा 22 प्लस एक्स, दूसरे में होगा अगेन 22 प्लस एक्स.
क्योंकि फीमेल में हमेशा सेक्स क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, एक्स एंड एक्स, देयर इज नो वाई, राइट। फिर इनका क्या होगा, मियोसिस, या इनका होगा माइटोसिस, ठीक है। बेसिकली ये पूरा मियोसिस का ही आता है, मियोसिस में ही दूसरी डिवीजन जो होती है वो माइटोसिस होती है। तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा, तो यहाँ पर जो सेल्स बनी है उनमें कैसा कॉम्पोजिशन होगा, इस सेल से फर्दर माइटोसिस होके ये 2 सेल बनी, इस सेल से ये 2 सेल बनी, राइट। तो इससे क्या होगा, 22 प्लस एक्स वाला जो है, ये दोनों में ऐसा कॉम्पोजिशन रहेगा 22 प्लस एक्स, मतलब बेसिकली सब में सेम कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 22 उसमें से ऑटोसोम है, एक्स इज द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखो फीमेल में जो एक फॉर्मेशन है, मेल में तो एक सेल से, गैमीट मदर सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, बट फीमेल में एक गैमीट मदर सेल से ओनली सिंगल फंक्शनल ओव्यूम या फिर एग बनता है, ठीक है। बाकी 3 जो सेल है वो डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है, दे आर नॉट फंक्शनल, राइट। तो इस तरीके से गैमीट फॉर्मेशन हुआ बाय मियोसिस, मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, राइट। तो इससे जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, अभी देखो अगर स्पर्म कंटेनिंग 22 प्लस वाई एंड एग कंटेनिंग 22 प्लस एक्स, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, ठीक है, इन दोनों का 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स, एक्स वाई 22 तो ठीक है, दीज आर ऑटोजोम्स, राइट, बॉडी से बॉडी सेल्स वगैरह के कैरेक्टर। तो इसमें ये जो स्पर्म है कंटेनिंग वाई एंड ओवियम जो है कंटेनिंग एक्स एज अ सेक्स क्रोमोसोम, जब ये फर्टिलाइज होगा तो कॉम्पोजिशन क्या होगा, एक्स वाई, सेक्स क्रोमोसोम पे फोकस करोगे तो दैट देयर विल बी एक्स वाई, एक्स वाई मतलब क्या है, दिस इज अ मेल चाइल्ड, ठीक है, क्या बनेगा, मेल चाइल्ड। अगर दूसरी केस अगर हम कंसिडर करते हैं, ये क्रोमोसोम देखो 22 प्लस एक्स, यहाँ पर तो आपको अलग केस कुछ है ही नहीं, सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी 22 प्लस एक्स, तो एक्स एंड एक्स क्या हो जाएगा, फीमेल या फिर गर्ल चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है, देर विल बी अ गर्ल चाइल्ड, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा गर्ल चाइल्ड होगा, बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स एक्स। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो हियर यू कैन सी फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द न्यू और नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट डिपेंड्स ऑन द फादर, ठीक है, मेल पे डिपेंड होता है, नॉट ऑन द फीमेल, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट सोशल टैबूज, उसको हटाना है अब दिमाग से, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द मेल। नेक्स्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, और यू कैन से फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। हमने इनहेरिटेंस भी डिस्कस किया था, जो फिनोमेना या फिर जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, राइट। So basically there is an inbuilt tendency of variations during reproduction, जब sexual reproduction होगा, because there is mixing of chromosomes, or you can say mixing of genes, genetic material, जिसके वजह से क्या होगा, variations आएंगे due to sexual reproduction, both because of errors in the DNA। error का meaning क्या है यहाँ पर एरर के मीनिंग क्या है कि बेसिकली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन देयर इज मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम, जीन्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, शफल हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी वेरिएशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यही वेरिएशन क्या करते हैं, दे लीड्स टू इवोल्यूशन। धीरे धीरे हर जनरेशन में आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखेंगे, और अगर आप बहुत सालों बाद की जो जनरेशन है उसको एंड एंसेस्टर को अगर कंपेयर करते हो, तो यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन होते जा रहा है ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स इनटू वेरिएशन, जिसके वजह से ऑब्वियसली इट विल लीड इनटू इवोल्यूशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट लीड्स इनटू इवोल्यूशन, ठीक है, बिकॉज देयर आर नो वेरिएशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था एक सेल पैरेंट जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनका जेनेटिक मटेरियल इज सेम एज दैट ऑफ पैरेंट। तो कोई चेंज है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से वेरिएशन नहीं होंगे। वेरिएशन नहीं होंगे तो इवोल्यूशन में भी उनका रोल नहीं होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, ठीक है, किस तरीके से वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे देखो, सुंदर सा आपको एक ये दिख रहा है गार्डन टाइप, या फिर उसमें क्या है, बहुत सारा आपको दिख रहा है हरियाली दिख रही है, ठीक है।
ग्रास दिख रहा है, पूरा ग्रीनरी है। यहाँ पर क्या है, कुछ बीटल्स है। देर आर सर्टन बीटल्स, रेड कलर के आपको बीटल दिख रहे होंगे। वो यहाँ पर बुशेस वगैरह है उनमें फीड करते हैं, खाते हैं और वहीं पे रह रहे हैं। ठीक है, अब देखो ग्रीन जो सरफेस है उस पे आपको रेड कलर इजीली दिख जाता है। ठीक है, इट इज नोटिसेबल। तो जब भी कोई इंसेक्ट, जब भी कोई बर्ड वगैरह या फिर प्रेडेटर आएगा, उसको ये रेड कलर के बीटल तुरंत क्या हो जाएंगे, तुरंत नोटिस हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो बीटल्स है ये आराम से अपना जिंदगी जी रहे थे, राइट। रिप्रोडक्शन चल रहा था, नंबर बढ़ा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। ठीक है, बट क्या हुआ, जैसे जैसे उनकी नंबर बढ़ रही है, वो नेचर को नहीं देखा गया। तो क्या हो गया, जो बर्ड्स वगैरह है उनको नोटिस करने लग गया। बेसिकली अगर रेड कलर आप ग्रीन कलर पे रख रहे हो तो वो नोटिस हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो बर्ड्स वगैरह आ गए, दे कैन नोटिस देम। नोटिस करेंगे तो देखते ही रहेंगे क्या, खा लेंगे। ठीक है, दे स्टार्टेड ईटिंग दीज बीटल्स। इन क्रोज वगैरह ने क्या किया, बीटल्स को खा लिया। अगर बीटल्स को खाया जाएगा बाय क्रो तो नंबर उनकी क्या होने वाली, कम होने वाली है। तो बीटल की नंबर धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। देखो बीटल्स की नंबर कम हो गई, राइट। नाउ ये बीटल की नंबर अगर कम हो गई तो देयर विल बी, बहुत कम मेंबर्स बच जाएंगे, और हो सकता है उस जगह में उन बीटल की जो स्पीसीज है वो खत्म भी हो जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम कुछ वेरिएशंस यहाँ पर लेके आए, इफ यू इंट्रोड्यूस सर्टन वेरिएशंस, तो क्या हो सकता है, कुछ दूसरी स्पीसीज आएगी जिसके वजह से यहाँ पर और दूसरे बीटल सरवाइव कर सकते हैं। मतलब देखो, लेट अस थिंक अबाउट टू डिफरेंट सिनारियोस और सिचुएशंस ओवर हियर विच कैन डेवलप इन दिस बीटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिनारियोस हम डिस्कस करेंगे। एक सिचुएशन ऐसा है कि इनकी जो पॉपुलेशन है इट इज ग्रोइंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयरफॉर देयर कैन बी जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, बीटल में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर कैन बी जेनेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, कोई ऐसा एक बीटल, सपोज इस पॉपुलेशन में, इन बीटल की, रेड कलर के बीटल के पॉपुलेशन में एक ऐसा बीटल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जो इस स्पीसीज से अलग है या फिर इनसे अलग दिखता है, ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, राइट। तो इसमें क्या है, कलर का वेरिएशन आपको दिख रहा है। अ कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर्स, एक ऐसा बीटल बना जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, ग्रीन कलर है तो ग्रास वगैरह में इजीली छुप जाएगा। ठीक है, सो दैट देर इज वन बीटल दैट इज ग्रीन इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड। ठीक है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन होते होते जो वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वेरिएशन की वजह से एक नया बीटल, नए कलर का बीटल बन गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेरिएशन इंट्रोड्यूस, राइट। अब ये बीटल क्या करेगा, इट कैन रिप्रोड्यूस विथ अदर रेड कलर बीटल। जब ये रेड कलर के बीटल के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, बिकॉज दिस इज ग्रीन कलर का जो बीटल है उसका कलर जो है, कलर का जीन जो है इट इज डोमिनेंट। तो ये क्या करेगा, इसका कलर आपको जब रिप्रोडक्शन, मतलब इनमें बीटल में रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रीन कलर विल बी शोन इन द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे कर करके बहुत सारे ग्रीन कलर के बीटल बन गए। ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रीन कलर के बीटल की क्या हो गई, नंबर बढ़ती गई, है ना। ग्रीन कलर के बर्ड जो है उनकी नंबर बढ़ती, सॉरी बीटल जो है उनकी नंबर बढ़ती गई। अब क्या होगा इन दिस सिचुएशन, ये जो क्रो है वो ग्रीन कलर को तो नहीं नोटिस कर पाएगा, रेड कलर को वो नोटिस कर लेगा और ईट भी कर लेगा उन बीटल को। बट ग्रीन कलर के जो बीटल्स है दे विल नॉट बी नोटिस, बिकॉज ग्रीन बैकग्राउंड में ये क्या हो रहे, छुप रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी नंबर क्या होगी, बच जाएगी। ओवर द पीरियड ये ग्रीन कलर के बीटल फिर से आपस में रिप्रोडक्शन करके नंबर बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट देर आर मोर एंड मोर ग्रीन बीटल्स देन रेड वंस इन द पॉपुलेशन। ठीक है, रेड कलर के कंपैरिजन में अब ग्रीन कलर का क्या हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ता गया है। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पर नेचर ने क्या किया है, सिलेक्ट किया है कौन से बीटल को, ग्रीन कलर के बीटल को, और उन्हीं की स्पीसीज अब आगे जाएगी। व्हाई दिस हैपन, बिकॉज ग्रीन कलर का जो बीटल है उसमें क्या दिखे, वेरिएशन दिखे। इट हैज अडेप्टेड टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब जो नीड है उसको उसने क्या किया, एडाप्ट कर लिया, उसने कुछ चेंजेस दिखाए जिसके वजह से इट इज फिट फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए क्या है, वो फिट है। तो नेक्स्ट जनरेशन या फिर जैसे जैसे ईयर्स
बढ़ते जाए, या फिर यू कैन से उसकी जो स्पीसीज है, उसकी जो नंबर है वो क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, बिकॉज उसको क्रोज वगैरह या फिर जो भी बर्ड्स है वो खाएंगे नहीं, बिकॉज इट इज वो क्या हो रहा है, कैमोफ्लेज हो रहा है इन द ग्रीन बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये रही सिचुएशन वन। इसमें क्या मिला या फिर क्या कंक्लूजन निकला, वी कैन ऑब्जर्व दैट what started out as a rare variation came to be a common characteristic in the population। मतलब क्या हुआ, ऐसा कैरेक्टर या ऐसा वेरिएशन जो पहले कम था, जैसे अगर आप देखो रेड कलर की बीटल पहले ज्यादा थे नंबर में, ग्रीन कलर के बीटल कम थे। ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हुआ, नेचर ने उन्हीं को सिलेक्ट किया, उन्हीं के वेरिएशन को सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। यहां पर नेचर इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन द सिलेक्शन ऑफ राइट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसको सिलेक्ट करने में नेचर का रोल है, दैट मीन्स नेचर इज सिलेक्टिंग ओवर हियर। ठीक है, ये रहा सिचुएशन वन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड सिनेरियो। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ये जो रेड बीटल है, फिर से अगेन रेड बीटल को कंसिडर करो, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रीन ग्रास में बढ़ रही थी। ठीक है, दे वेर रिप्रोड्यूसिंग विथ ईच अदर एंड नंबर उनकी बढ़ती जा रही थी, स्पीसीज उनकी टिक रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज सपोज यहाँ पर हम बर्ड वगैरह के सिचुएशन नहीं ले रहे हैं। सपोज क्या हुआ, एक नया बीटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग वेरिएशंस। ठीक है, अगेन दूसरा केस, यहाँ पर क्या हुआ, ये बीटल जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो सकता है वेरिएशन इंट्रोड्यूस होते होते एक ऐसा बीटल बन गया जिसका कलर अलग है इनसे। ठीक है, इट इज नॉट रेड इन कलर, ये ब्लू कलर ले लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसका कलर आपको अलग दिख रहा है। यहाँ पर बर्ड वगैरह का हम सिनारियो नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये ब्लू बीटल भी क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करता जाएगा, इसकी नंबर भी बढ़ने वाली है, इसकी नंबर भी बढ़ेगी। बट हुआ क्या, यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स है। सपोज ऐसा सिनारियो आया, एट दिस पॉइंट एलिफेंट कम्स एंड स्टैम्प्स ऑन द बुशेस वेयर बीटल्स आर लिविंग। जहां पर ये बीटल रह रहे हैं वहां पर एक हाथी आया और उधर जाके बैठ गया। ठीक है, अब हाथी इतना बड़ा, वो बीटल इतने छोटे से, ऑब्वियसली वो क्या होने वाले, मरने वाले, राइट। तो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, देर इज नो सिलेक्शन, रैंडमली कोई भी, मतलब रेड बीटल भी मर सकता है, ब्लू बीटल भी मर सकता है, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया गया। इन द सिचुएशन वन देर वॉज अ सिलेक्शन, ग्रीन बीटल को बचाया जा रहा था, रेड बीटल को मारा जा रहा था, मारा है ना, राइट, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो ग्रीन कलर के बीटल है उनकी नंबर बढ़ रही थी, रेड बीटल की नंबर कम हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देर इज नो सिलेक्शन, रैंडमली एलिफेंट आके बैठ गया। अब बीटल कौन सा भी मर सकता है, रेड भी मर सकता है या फिर ब्लू भी मर सकता है या फिर दोनों मर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगेन नंबर ऑफ बीटल्स इज गोइंग टू रिड्यूस ओवर हियर। ठीक है, बहुत सारे बीटल क्या हो गए, मर गए। तो दिस इज बाय चांस, इट हैज हैपेंड बाय चांस, फ्यू बीटल्स हैव सर्वाइव, बहुत सारे बीटल क्या हो गए, मर गए। कुछ बीटल अभी भी क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, बट बहुत कम, राइट। अगर ऐसा हुआ बाय चांस, इस सिचुएशन में अब देखो यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। अगेन हो सकता है रेड बीटल सारे मर गए, हो सकता है, या फिर ज्यादातर रेड बीटल मर गए, ऐसा ऐसा भी हो सकता है ब्लू बीटल ज्यादा मर गए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टाइप के बीटल, मतलब रेड एज वेल एज ब्लू, इक्वल नंबर या फिर सेम नंबर में मर गए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर रेड बीटल ज्यादा मर गए और ब्लू बच गए, फिर से क्या होगा, क्योंकि रेड बीटल की अब नंबर फिर से कम हो गई, ब्लू बीटल की नंबर क्या होगी, बढ़ेगी, दे विल अगेन रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर एंड वो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करेंगे। द बीटल्स पॉपुलेशन स्लोली एक्सपैंड्स अगेन, बट नाउ बीटल्स इन द पॉपुलेशन आर मोस्टली ब्लू, बिकॉज ब्लू ही बच गए, रेड फिर से मर गए। ठीक है, नाउ अगेन सेम हमें ये मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, व्हाट स्टार्टेड आउट एज अ रेयर वेरिएशन केम टू बी अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन अ पॉपुलेशन। मतलब जो बहुत कम था नंबर में पहले, उसी को उसका सिलेक्शन हुआ, या फिर उसको नेचर ने सिलेक्ट किया, या फिर रैंडमली बाय चांस वो बच गया और वही आगे पॉपुलेशन में सरवाइव कर पाएगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो केसेस यहाँ पर डिस्कस किए, दो सिनारियो डिस्कस करे। एक था जहां पर नेचर खुद सिलेक्ट कर रहा था
कौन से बीटल को बचाना है, कौन से बीटल को नहीं बचाना। दूसरा सिनारियो, इट वाज बाय चांस, ठीक है, वो कैसे हो रहा था, बाय चांस। फ्रॉम बोथ द सिनारियोज वी कैन स्टेट दैट, क्या समझ आया हमें, एक ही समझ आया कि जो रेयर वेरिएशन था इनिशियली, वही क्या होगा आगे, इट विल बिकम अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से रेड बीटल क्या हो गए, उनकी नंबर कम हो गई, मारे गए। ग्रीन एंड ब्लू बीटल ज्यादातर सरवाइव कर पाए, अपनी पॉपुलेशन को वो आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ एन ट्रेट, ट्रेट का मतलब मैंने बताया था कैरेक्टर, चेंज ओवर द जनरेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल चेंज ओवर द generations, राइट, ओके, बिकॉज कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, जीन्स कंट्रोल करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो ऑब्वियसली वही कैरेक्टर शो होने वाला है नेक्स्ट जनरेशन में। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स चेंज ओवर द जनरेशन, जैसे कैरेक्टर, क्योंकि एज आई सेड ट्रेट या फिर कैरेक्टर आर बेस्ड और डिपेंड ऑन द जीन, जैसा जीन होगा वैसा ही क्या होगा, कैरेक्टर होगा, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स ऑल्सो चेंज ओवर द जनरेशन। नाउ दिस इज द इसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इसी से हमें पता चल रहा है कि जो फिट होगा टू सर्वाइव वही आगे क्या कर पाएगा, अपनी नंबर बढ़ा पाएगा। दैट स्पीसीज और दैट ऑर्गेनिज्म ओनली कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। ठीक है, बट वी कैन ऑब्जर्व इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस इन द टू सिचुएशंस एज वेल। हमें दो डिफरेंसेस देखे, राइट, हमने दो सिचुएशन जो डिस्कस करी उसमें कुछ डिफरेंसेस भी थे। यहाँ पर इन सिचुएशन वन चेंजेस वेर नेचुरली सिलेक्टेड, है ना, जैसे नेचर ने सिलेक्ट किया था, बिकॉज इट गेव अ सर्वाइवल एडवांटेज टू द ग्रीन बीटल्स। ठीक है, नेचर ने क्या किया, नेचर को पता है एनीवे रेड बीटल क्या होने वाले, नोटिस होने वाले, दे विल बी ईटन अप बाय द बर्ड्स, जिसकी वजह से उनकी नंबर कम होने वाली है। तो बेटर क्या करो, ग्रीन जो बीटल है उनको सर्वाइव करने दो, ठीक है, उनकी नंबर बढ़ने दो। ठीक है, तो सिचुएशन वन में नेचर वॉज द सिलेक्टर, ठीक है, वो सिलेक्शन कर रहा था। इन नेचुरल सिलेक्शन, द नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सर्टेड बाय क्रोज, मोर क्रोज, इफ देर आर मोर क्रोज, ज्यादा रेड बीटल की नंबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जितने ज्यादा क्रोज उतने रेड बीटल कम होते जाएंगे, राइट, एंड मोर द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन बीटल इन द पॉपुलेशन वुड बी, राइट। तो यहाँ पर जितने ज्यादा क्रोज उतनी कम नंबर होगी रेड बीटल की, बट उतनी ही ज्यादा नंबर होगी ग्रीन बीटल की। ठीक है, सो दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन। द नेचुरल सिलेक्शन इज डायरेक्टिंग इवोल्यूशन इन द बीटल्स पॉपुलेशन। यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्रीन बीटल्स, इज द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अगेन सिचुएशन टू देखो, सिचुएशन टू में क्या हो रहा है, यहाँ पर अगेन ब्लू बीटल का हमने एग्जांपल देखा था, कलर चेंज गेव नो सर्वाइवल एडवांटेज ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर एज सच बर्ड्स वगैरह कोई फीड नहीं कर रहा है, राइट, यहाँ पर रैंडमली या बाई चांस सिचुएशन थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इट वॉज सिंपली अ मैटर ऑफ एक्सीडेंटल सर्वाइवल ऑफ बीटल्स, एक्सीडेंटल सर्वाइवल हुआ है, ये सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ था, of one color that change the common characteristic of the resultant population। एक कलर का, एक पर्टिकुलर कलर का बीटल सर्वाइव हो पाया, दूसरे पर्टिकुलर कलर का बीटल नहीं सर्वाइव हो पाया। इन आवर केस ब्लू बीटल सर्वाइव्ड मोर, रेड बीटल नहीं कर पाए सर्वाइव। ठीक है, बिकॉज जब वो एलिफेंट उन पे आके बैठा तो उनकी नंबर ज्यादातर कम हो गई, वो बीटल क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, राइट, so it is by chance, random। So accidents in the small population can change the frequency of some genes in a population even if they give no survival advantage। ठीक है, so this is called genetic drift। genetic drift मतलब अचानक से पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से कुछ जीन या अलील क्या होना, खत्म होना या फिर कम हो जाना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट इज बाय चांस, एक्सीडेंटल। ठीक है, इट इज नॉट बाय नेचर सिलेक्शन, राइट, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि कौन हमने दो सिनारियोस डिस्कस करे, उसमें एक जो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द यू कैन से इवोल्यूशन। ठीक है, जिसकी वजह से
पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर कलर के बीटल क्या हो पाए, सर्वाइव कर पाए, राइट। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन एनी ऑर्गेनिज्म। हम देख रहे हैं एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। एक होता है बॉडी सेल्स, जिसको सोमैटिक सेल बोल सकते हो। दूसरा है जर्म सेल्स, ठीक है। अब देखो, germ cell मतलब sperm and ova again. Germ cells are the cells of reproductive tissue which pass the changes from one generation to other generation, ठीक है। अगर ये जो germ cell है उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज होगा तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, पास ऑन होगा। सोमैटिक सेल्स में चेंज करते हो या फिर चेंज होता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स वी कैन से, जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या फिर इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड और पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर नेक्स्ट जनरेशन, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। देन सोमैटिक सेल आपको पता है, दीज आर बॉडी सेल्स। सोमैटिक सेल्स में जो भी चेंजेस होंगे, these cells are cells of the body tissues which does not pass the character from one generation to other or next generation, right? Such traits which cannot be passed from one generation to another generation are called acquired characters. For example, एक example बताती हूँ acquired characters का। जैसे आप जिम में जा रहे हो, you are developing the muscles, ठीक है। ये जो मसल डेवलप हुई है दैट इज एक्वायर्ड, यू आर गेनिंग दैट थ्रू आउट योर लाइफ। आपको वो फ्रॉम बर्थ नहीं मिला है, राइट। अगर आप देखो कोई ऐसा इंसान मेल है, सपोज उसने बहुत सारी मसल्स वगैरह ग्रो करी है, राइट, मसल ग्रो करी है जिम कर करके, वो कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। इट वोंट पास इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। क्यों? बिकॉज इट इज एक्वायर्ड, वो जीन में चेंज नहीं हुआ है। इट इज नॉट द चेंज इन जीन्स, इट इज एक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। सो इस तरीके से देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल एंड टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स का और एक एग्जांपल हम देखते हैं, चलो इनहेरिटेड ट्रेट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ ग्रुप ऑफ माइस, ठीक है, माइस का एक ग्रुप ले लिया विथ टेल, राइट, विथ टेल। इनमें हमने जब रिप्रोडक्शन करवाया तो हर एक आपको जनरेशन में दिखेगा, जो माइस मिलेंगे नए, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें भी आपको टेल देखने को मिलेगी, ठीक है। यू विल फाइंड द टेल। इफ यू ब्रीड अ ग्रुप ऑफ माइस विथ टेल, उनमें आपको टेल देखने को मिलेगी, ऑफस्प्रिंग्स विल हैव द टेल्स। बट सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये जो माइस है उनकी टेल कट कर ली, एक मेल लिया एक फीमेल ली, दोनों की टेल कट कर दी और उनमें रिप्रोडक्शन करवा दिया। जब नया ऑफस्प्रिंग आएगा या फिर न्यू जनरेशन आएगी, उसमें आपको क्या दिखेगा, दे स्टिल विल हैव द टेल। उनमें फिर भी आपको टेल देखने को मिलती है इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, बिकॉज इट इज अ सोमैटिक कैरेक्टर, इट इज नॉट फ्रॉम द जर्म सेल्स, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ से हमें पता चल रहा है सोमैटिक सेल्स के जो कैरेक्टर्स है, एक्वायर कैरेक्टर्स है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट है अगस्टस वियसमन, उन्होंने ये 21 जनरेशन तक, मतलब एक मेल माइस दूसरी फीमेल माइस, उनकी दोनों की टेल कट कर ली, फिर से नई जनरेशन मरी, फिर से उनकी टेल कट कर ली, मेल फीमेल की, नई जनरेशन, ठीक है। ऐसे 21 टाइम्स उन्होंने परफॉर्म किया, स्टिल ही फाउंड दैट कि जो नई जनरेशन होती है उसमें हमेशा टेल देखने को मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज इट इज अ सोमैटिक कैरेक्टर। यहाँ जीन चेंज नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट कटिंग द टेल, मतलब ये बॉडी का कुछ पार्ट आपने रिमूव किया है, उसमें आपने जीन चेंज नहीं किया है, ठीक है, राइट। सो दिस इज अगेन, इवन दूसरा एग्जांपल, कोई पियर्सिंग करवाता है, ठीक है, पियर्सिंग, ईयर नोज की पियर्सिंग करवा ली, आपको दिखेगा इट इज अ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या फिर आपने वो थ्रू आउट द लाइफ कुछ चेंजेस किए आपके एक्वायर्ड आपके कैरेक्टर्स में, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफस्प्रिंग्स विल हैव द टेल, all offsprings will have the tail, as tail don't have germ cell and removal of tail can't change the genetic material or genes of the germ cell, ठीक है। So these are two different characters.
Such characters which are not inherited are called acquired character. Right? Now that we have discussed something, some terms about evolution and कुछ चीजें discuss कर ली है, we will now move on to the evolution. ठीक है? We'll see what is actually evolution. So यहाँ पर जो हमने हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स वगैरह अंडरस्टैंड कर लिया था, ठीक है, यहाँ पर वी नो कि हाउ द कैरेक्टर्स पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स. एक्चुअली दे आर जीन्स. ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया. राइट, बट अभी तक हमें ये पता नहीं है कि पहला जो यू कैन से ऑर्गेनिज्म है या फिर लाइफ जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुई थी. सो द आइडिया ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स आर इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन. ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब कैरेक्टर्स एक से दूसरे जनरेशन में पास होंगे, वेरिएशन आएंगे तो इवोल्यूशन होगा. ठीक है, तो दे आर इंटर रिलेटेड. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मतलब हेरिडिटी. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. राइट, the first idea of evolution of species by natural selection in the 19th century was given by none other than Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin या फिर यू कैन से डार्विन. डार्विन ने ये आइडिया दी थी कौन सी, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज की. ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. राइट, डार्विन को बहुत बड़ा या फिर कैन से ही हैज प्लेड अ बिग रोल इन द इवोल्यूशन. उनको बहुत माना जाता है इन द इवोल्यूशन. ठीक है, उन्होंने बहुत सारी इवोल्यूशन में बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं. ठीक है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग, कुछ हम डिस्कस करेंगे. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वाज बोर्न इन ऑन 12th Feb 1809 इन श्रूबेरी. ठीक है, श्रूबेरी इंग्लैंड. द सन ऑफ रॉबर्ट वॉरिंग एंड डार्विन, रॉबर्ट वॉरिंग डार्विन एंड सुसैना. ठीक है, राइट, इनका ये क्या था, सन था. देन 12 फरवरी देखो 1809 में क्या हुआ, इनका बर्थ हुआ. when he was 22 years old, he set out on a voyage on a ship. ठीक है, वो कहाँ चले गए, बॉर्न वॉयज बोल सकते हो, समुद्री यात्रा पे चले गए. ठीक है, when he was just 22 years old. राइट, एंड दिस वॉयज वॉज ऑफ 5 year long. ठीक है, 5 साल का वो पूरा वॉयज था. took him to the South America. कहां पर गए थे वो, they went to South America and the islands of its coast. ठीक है, और वहां के कुछ आइलैंड में उन्होंने विजिट किया. During the visit, he conducted studies on the variety of lives on Earth. ठीक है, during this voyage, he conducted different studies at the variety of lives on Earth. ठीक है, राइट, बहुत सारे उन्होंने क्या किए, रिसर्च. आफ्टर ही गॉट बैक टू इंग्लैंड, he conducted various experiments that led him to formulate his hypothesis that evolution take place due to natural selection. ये डार्विन ने बताया, अपनी पूरी जो स्टडी की ड्यूरिंग 5 years of बॉर्न वॉयज. ड्यूरिंग दैट टाइम he concluded that a hypothesis, it is again hypothesis, not a, we can say it, there पूरा प्रूफ नहीं है इसके पास, बट इट इज हाइपोथेसिस. क्या हाइपोथेसिस दिया कि इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल डिस्कस किया बीटल वाला, ग्रीन बीटल एंड रेड बीटल का. तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब इनके अकॉर्डिंग जो फिटेस्ट है, इट विल बी सिलेक्टेड फॉर द फर्दर सर्वाइवल. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बताया डार्विन जी ने. राइट, but he did not know the mechanism behind the changes aroused in the species. ठीक है, उनको पता नहीं था कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, वेरिएशन कैसे होते हैं, उसके लिए उनको कुछ आइडिया नहीं था. दीज मैकेनिज्म इनको किसने बताया, हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट लास्ट इसमें देखा है, लास्ट पार्ट में. तो दीज मैकेनिज्म्स वेर स्टडीड बाय मेंडल ड्यूरिंग सेम टाइम. बट दोनों को अपने एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं था, दोनों को एक दूसरे के वर्क्स के बारे में कुछ पता नहीं था, नहीं तो बहुत हेल्प हो चुकी होती पहले. ठीक है, but these two gentlemen did not know each other or their work. ठीक है, they didn't know about each other and their work. ठीक है, so Darwin's theory of evolution and Mendel's experiment gave mechanism for the inheritance of traits from one generation to another generation या फिर next generation. ठीक है, तो दोनों का वर्क जो है कंबाइनली ये बताता है कि how the characters are transferred from one generation to another, but neither
tells us about how life originated on earth. बट दोनों में से एक भी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बताता कि लाइफ पहले अर्थ पे कैसे ओरिजिनेट हुई, ये किसी और ने बताया. ठीक है, लेट अस डिस्कस हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ. ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया था जेबीएस हॉल्डेन ने. जो फर्स्ट यू कैन से साइंटिफिक थ्योरी या फिर जिसपे प्रॉपर वर्क है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है, प्रूफ है, इट इज गिवन बाय जेबीएस हॉल्डेन. राइट, फर्स्ट theory of origin of earth is given by JBS Halden. Remember that he suggested in 1929 that life must have developed from the simple inorganic molecules. उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ होगा, लाइफ जो है, पहली लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी वो कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनी होगी. ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से थे उस टाइम? कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके कंबाइन होने से क्या बनी? लाइफ बनी होगी. विच वेयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सून आफ्टर इट वॉज फॉर्म. जब अर्थ पहले फॉर्म हुई तब ये कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहां थे, उन्हीं के कंबाइन होने से लाइफ फॉर्म हुई होगी. ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया. राइट, इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी है. ही स्पेकुलेटेड दैट दी सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इन्होंने बताया कि यही सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो थे, इन्हीं से फिर क्या बने? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने. ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से? प्रोटीन बना, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए बने. यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है? दे आर नेसेसरी फॉर लाइफ. ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, डीएनए है, आरएनए है, इन्हीं से फिर आगे सेल बनी होगी. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल पहले बने होगी, फिर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनी होगी. तो इस तरीके से अलग अलग फिर अजम्पशंस या फिर हाइपोथेसिस बनने लगे. द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म वुड अराइज फ्रॉम फर्दर केमिकल सिंथेसिस. ठीक है, फिर इस पे कुछ केमिकल सिंथेसिस के वजह से भी क्या हुआ, फिर आगे सेल वगैरह फॉर्मेशन होने लग गया. ठीक है, केमिकल सिंथेसिस की थ्योरी. राइट, सो अकॉर्डिंग टू जेवीएस हॉल्डेन, उन्होंने क्या बताया? जब अर्थ पहले फॉर्म हुई थी तब कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे, उन्हीं से फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए जैसे, और उन्हीं से फिर क्या हुआ होगा? सेल फॉर्म हुई होगी एंड लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी. बट द क्वेश्चन वाज हाउ डिड दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अराइज. ठीक है, हमें ये क्वेश्चन अभी भी है कि वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बने होंगे. ठीक है, आंसर जो है इसका वो एक एक्सपेरिमेंट थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. द एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय स्टैनले, मिलर एंड यूरे. ठीक है, देखो उनका जो एक्सपेरिमेंट है, मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया? दे असेंबल्ड एन एटमॉस्फेयर. छोड़ो सारी बातें, उन्होंने क्या किया? जो अर्थ था, पुराना अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ जब ओरिजिनेट हुआ था तब की कंडीशन क्या करी? यू कैन से सिमुलेट. ठीक है, सिमुलेट करना मतलब एग्जैक्ट कॉपी, मतलब जैसे पहले अर्थ की सिचुएशन होगी वैसे उन्होंने एनवायरमेंट बनाने का ट्राई किया इन द लैबोरेटरी. दे असेंबल्ड एन एटमॉस्फेयर सिमिलर टू दैट थॉट टू एग्जिट ऑन अर्ली अर्थ. पहले अर्थ पे जैसा सिचुएशन होगा, एटमॉस्फेयर होगा, वैसा उन्होंने सोचा और उसको लैबोरेटरी में क्या किया? सिमुलेट किया, कॉपी किया. This had molecules like ammonia, methane, hydrogen sulfide, but there were no oxygen. पहले ऑक्सीजन नहीं था, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था ऑन द अर्थ. ठीक है, तो वहां पर क्या था? हाइड्रोजन तो था, मीथेन था, अमोनिया था, बट ऑक्सीजन वगैरह नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह थे. ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स उन्होंने अपने, यहाँ पर आपको ये पूरा apparatus दिख रहा है. ठीक है, इस तरीके से ये पूरा, दिस इज अ क्लोज्ड apparatus. राइट, इसमें क्या किया उन्होंने? अर्थ की प्रिमिटिव जो सिचुएशन होगी अर्थ पे वो सारी क्या करी? सिमुलेट करी. इसमें अर्थ पे पहली जो प्रिमिटिव अर्थ थी, पहले जो फॉर्म हुई थी, उस पे जो मॉलिक्यूल्स थे लाइक अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मॉलिक्यूल उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में यूज किए. ठीक है, ऑल्सो जब बिग बैंग हुआ था तब बहुत बड़ा क्या हुआ था? धमाका हुआ था. राइट, अर्थ पे जब बिग बैंग हुआ तो धमाका हुआ था बड़ा सा. उस धमाके में बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ पे. ठीक है, ऑल्सो वो जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क वगैरह है वो जनरेट करने के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ इलेक्ट्रिकल चार्जेस यूज किए. तो दिस वाज मेंटेन एट हाई टेम्परेचर जस्ट बिलो
100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन किया। स्पार्क्स वेर पास्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस टू सिमुलेट लाइटनिंग। जब लाइटनिंग हुई होगी उसको सिमुलेट करने के लिए स्पार्क यूज करें, ठीक है। द मिक्सचर इज कंडेंस्ड यूजिंग कंडेंसर, यहाँ पर आपको कंडेंसर दिख रहा होगा, ठीक है। कंडेंसर मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर वाटर है, वाटर इज कंटिन्यूसली बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बॉइलिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, ये पास ऑन होगा और यहाँ जब आएगा ये कंडेंसर में तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, मतलब ये जो स्टीम वगैरह थी, ठीक है, वेपर जो थे ये फिर से क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा दिस इज अ क्लोज apparatus, राइट, उसमें ये उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया। एट द एंड ऑफ वीक, एक वीक के लिए चलता रहा, 15% ऑफ द कार्बन फ्रॉम मीथेन had been converted into simple compounds of carbon including amino acid which make up protein molecule। उन्होंने देखा आफ्टर अ वीक या 8 days बेसिकली, उन्होंने देखा कि ये जो कार्बन यहाँ पर था, ठीक है, ये कार्बन क्या हो चुका है, इट हैज कन्वर्टेड इनटू इनटू अमीनो एसिड्स। अमोनिया से अमीनो एसिड बने, ठीक है, एंड उसी से फिर आगे क्या बने, प्रोटीन्स फॉर्म हो गए, ठीक है। इवन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट ने भी करके देखा बाद में, जिनमें उनको अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स मिले, प्रोटीन्स वगैरह मिले, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको बताता है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से यूज करे यहाँ पर, अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपको अमीनो एसिड मिलते हैं, इवन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, वो सारी चीजें। तो with this experiment Miller and Urey suggested that origin of life happened through inorganic molecules, ठीक है, जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनसे ही क्या हुआ, लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, ठीक है। तो दिस इज द मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। अब अगेन एक क्वेश्चन आता है कि जो लाइफ, ये तो हमें आइडिया लग गया कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर उससे सेल बनी, सेल पहले प्रोकैरियोटिक थी, फिर यूकैरियोटिक सेल बनी, वगैरह वगैरह, और धीरे धीरे सेल एक ग्रुप फॉर्म करने लगी, टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ नेक्स्ट टर्म और यू कैन से कॉन्सेप्ट दैट इज अबाउट स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। Now let's understand the process of formation of species on earth। उसी को हम बोलते हैं speciation। The process of formation of species is called speciation। So what we have seen so far is microevolution। अब तक जो हमने देखा that is microevolution। Microevolution मतलब क्या है, small changes, small variations lead into the evolution, ठीक है। That means चेंजेस आर स्मॉल इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे, जैसे इन बीटल ने रिप्रोड्यूस किया तो कुछ ग्रीन बीटल भी बने, ठीक है, राइट, और फिर आगे ग्रीन बीटल ही सर्वाइव कर पाए। चेंजेस वेयर नेचुरली सिलेक्टेड एंड दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। इसकी वजह से क्या हुआ, देखो यहाँ पर ग्रीन बीटल को सिलेक्ट किया गया, रेड बीटल खत्म, ठीक है, उसकी स्पीसीज कम हो गई, या फिर नंबर कम हो गई तो स्पीसीज भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से आपको अब ग्रीन बीटल सिलेक्ट होता हुआ दिखेगा, वही आगे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, धीरे धीरे रेड बीटल विल बी रिमूव फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। बट इससे हमें कुछ इतना क्लियर आइडिया नहीं लगा है कि किस तरीके से स्पीसीज फॉर्म होती है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ द स्पीसीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। अगेन बीटल का एग्जांपल लेंगे। ये पूरा क्या है, दिस इज द ग्रीनरी और बुश एरिया, ठीक है, बुशेस, जिस पे क्या कर रहे हैं, बीटल्स आर फीडिंग, आर स्प्रेड वाइडली ओवर द माउंटेन रेंज। पूरे ये बीटल क्या हो चुके हैं, स्प्रेड हो चुके हैं हर जगह पे इन दिस माउंटेन रेंज एंड ईटिंग ऑन द बुशेस, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा दीज आर ऑल बीटल्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है बीटल्स पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, ठीक है, रेड बीटल। बट यहाँ पर अगर आप देखो, इंडिविजुअल बीटल्स फीड मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाय बुशेस थ्रू आउट देयर लाइफ। ये क्या करते हैं, आसपास ही ये ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, या फिर आसपास ही क्या करते हैं, फीड करते हैं, आसपास के बुशेस पे ही फीड करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं।
दे लिव इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और एरिया, ठीक है, वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बीटल के फॉर्म हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो दे डू नॉट ट्रेवल सो फार, सो इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बीटल देर विल बी सब पॉपुलेशन ऑफ नेबरहुड्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म कर लिए। नाउ दिस इज वन पॉपुलेशन, दिस इज सेकेंड पॉपुलेशन, थर्ड एंड फोर्थ पॉपुलेशन, मतलब दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सब पॉपुलेशन। एक ही बीटल की स्पीसीज की छोटी छोटी पॉपुलेशंस बनी है, ग्रुप्स बने हैं, उनको हम बोलते हैं सब पॉपुलेशन, ठीक है। जिससे क्या होगा, मेल एंड फीमेल बीटल्स हैव टू मीट फॉर रिप्रोडक्शन टू हैपन, मोस्ट रिप्रोडक्शन विल बी विद इन द सब पॉपुलेशन, मतलब जनरली क्योंकि ये दूर दूर है थोड़ा सा, ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा इस पॉपुलेशन के बीटल्स इन्हीं में रिप्रोड्यूस करेंगे, इनके इन्हीं में, ठीक है। देयर विल बी, मतलब ऐसा ज्यादा नहीं देखा जाएगा कि ये बीटल और ये बीटल इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बेसिकली वो उसी पॉपुलेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। So in this huge population of beetle, there will be subpopulation in the neighborhoods. There will be reproduction within the subpopulation. ठीक है, इन्हीं subpopulation में क्या होगा, reproduction होगा, right? But occasionally, suppose ऐसा हुआ कि एक बर्ड आया, ठीक है, उसने बीटल को उठाया, राइट, और गलती से उससे क्या हुआ, दूसरे पॉपुलेशन में वो बीटल ड्रॉप हो गया, ठीक है। Occasionally, beetle is picked up by a crow from one side and drop in the other side without being eaten. मतलब गलती से वो गिर गया, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इस पॉपुलेशन का बीटल इस पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। आ गया बीटल, हाँ ये देखो क्रो आया, ये देखो क्रो ने बीटल को उठाया और दूसरी नई पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन में क्या किया, उसको सब पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस किया। माइग्रेंट बीटल, अब यहाँ जो बीटल आया है वो क्या करेगा, इट विल रिप्रोड्यूस विद द बीटल्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन के बीटल के साथ क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन द जीन फ्लो or migration of genes from one population to another population. This results in the genes of the migrant beetle entering a new population. यहाँ जो बीटल है इनके जीन में चेंजेस है कुछ, ये अलग जीन्स है, ये अलग जीन्स है, ये अलग जीन वाले, ये अलग जीन वाले, तो क्या होगा, इस पॉपुलेशन का बीटल जब यहाँ आया तो इस पॉपुलेशन के जीन इसमें इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। बिकॉज पहले क्या होता था, ये रिप्रोडक्शन कहा करते थे इसी पॉपुलेशन के मेंबर के साथ, ये इसी पॉपुलेशन के मेंबर के साथ, तो यहाँ पर जीन जो है वो इतना ही है, लिमिटेड जीन फ्लो हो रहा था। अब क्या हुआ, गलती से एक बीटल इधर आ गया, जब ये इस पॉपुलेशन के मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस करेगा तो इस पॉपुलेशन का जो भी जीन वगैरह है वो अब नई इस वाली पॉपुलेशन में क्या होगा, ऐड होगा। देयर विल बी अ न्यू और माइग्रेशन ऑफ जीन्स ऑफ दिस बीटल इनटू द दिस पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ के जीन कहा गए इस पॉपुलेशन में भी ऐड होंगे, बट पॉपुलेशन आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, सो सेपरेट स्पीसीज कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। इतना ज्यादा कुछ आपको अलग से चेंज नहीं दिखेगा, स्टिल दे विल लुक अलाइक, कुछ कुछ चेंजेस होंगे बट कंप्लीट अलग से स्पीसीज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। सो इस तरीके से दिस इज वन टाइप ऑफ स्पेसिएशन। दूसरा, अगर कोई यू कैन से बैरियर आ गया, कुछ बीटल यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ बीटल इस साइड रह रहे हैं, बीच में सपोज रिवर है या फिर खाई बन गई या फिर कुछ और, तो क्या हो गया, नेचुरल बैरियर बन गया यहाँ पर। इफ अ लार्ज रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द बुशेस, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब ओवर द ईयर्स यहाँ के बीटल और यहाँ के बीटल एक दूसरे से मिल नहीं रहे, देयर इज नो रिप्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, दे आर नॉट कमिंग इनटू ईच अदर्स पॉपुलेशन, जिसकी वजह से अब क्या होगा, ये पॉपुलेशन अलग से है, ये पॉपुलेशन अलग से है, जिसकी वजह से दो अलग अलग स्पीसीज फॉर्म होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे यहाँ के जो बीटल्स है ये इन्हीं में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ के बीटल इन्हीं में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके जीन और इनके जीन अब अलग अलग हो जाएंगे ओवर द ईयर्स, बहुत सारे सालों बाद। इसमें ऑब्वियसली साल बहुत सारे ईयर्स लगेंगे, बट स्टिल
देयर विल बी कंप्लीट चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जीन्स चेंज होंगे, जिसकी वजह से बाय चांस अगर कभी ये बीटल एक दूसरे से, मतलब सपोज यहाँ के बीटल इस पॉपुलेशन में एंटर करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर कंप्लीटली न्यू स्पीसीज नाउ। ये स्पीसीज अलग हो गया, ये स्पीसीज अलग हो गया। और स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स और इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर। सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म ही सेम स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओवर द ईयर्स ये अलग स्पीसीज फॉर्म हुआ, ये दूसरा स्पीसीज फॉर्म हुआ, जिसके वजह से जब आप इनको मिक्स भी करोगे तो भी ये एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यहाँ पर आपको एक्चुअली दिखेगा न्यू स्पीसीज फॉर्म हो चुकी है, ठीक है, ड्यू टू द नेचुरल ड्रिफ्ट। द टू पॉपुलेशन विल बी फर्दर आइसोलेटेड, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन ड्रिफ्ट के वजह से, रिवर की वजह से सेपरेट हो गई। जीन फ्लो बिटवीन देम विल डिक्रीज इवन फर्दर, और कम होता गया, बिकॉज ये एक दूसरे में मिक्स ही नहीं हो रहे। ओवर जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल अक्यूमुलेट, डिफरेंट चेंजेस इन ईच सब पॉपुलेशन विल बी नोटिस्ड, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में ऑल्सो ऑपरेट डिफरेंटली इन दीज डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस, ठीक है। Together, the process of genetic drift and natural selection will result in these two isolated subpopulation of beetles becoming more and more different from each other. धीरे धीरे ये population एक दूसरे से पूरा अलग अलग होती जाएगी, ठीक है। Now, members of these two groups will be incapable of reproducing with each other even if they happen to meet. मतलब स्पीसीज ही अलग हो गई, तो स्पीसीज अलग हो गई, हमें पता है कि स्पीसीज के मेंबर के साथ ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दो अलग अलग स्पीसी के साथ रिप्रोडक्शन नेचुरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, राइट। हेंस द न्यू स्पीसीज ऑफ बीटल्स इज जनरेटेड और फॉर्म, ठीक है। तो ये अलग स्पीसीज बन गई, ये दूसरी अलग स्पीसीज बन गई, ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर, ठीक है, रिवर था बीच में, राइट। सो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ द स्पीसीज आर फॉर्म, हाउ स्पीसीज आर फॉर्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एविडेंस फॉर द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। जो डार्विन ने बोला था, क्या बोला था? वेरिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। तो इसके कुछ एविडेंसेस हम डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन दीज स्टडीज वी can we work out the evolutionary relationship of the species around us? Is it possible? कि हमारे अराउंड जो स्पीसीज है उनमें क्या रिलेशनशिप है वगैरह हम देख सकते हैं क्या, समझ सकते हैं क्या? लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय गोइंग बैकवर्ड इन टाइम एंड बाय आइडेंटिफाइंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन स्पीसीज। चलो वापस चलते हैं और देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन स्पीसीज। उससे पहले व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिटेल्ड अपीयरेंस और बिहेवियर, इन अदर वर्ड्स अ पर्टिकुलर फॉर्म और पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोल दो या फिर कोई भी चीज, उसका जो भी अपीयरेंस है, उसका बिहेवियर, डिटेल बिहेवियर, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, 4 limbs of the boy over here, एक दो हाथ है, 2 पैर है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है। प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये बिहेवियर या फिर ये फिजियोलॉजी वगैरह फंक्शन में आएगा, राइट। तो ये कैरेक्टर्स है। सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारी धरती पे, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं उनमें आपको कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखते हैं। जैसे इफ यू टॉक अबाउट ये मंकीज, एप, ठीक है, मंकी और ह्यूमन, ऑल्दो वी आर डिफरेंट स्पीसीज, राइट, हम में और उनमें डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है, बट स्टिल वी हैव सर्टन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वी ऑल हैव 4 limbs, हम सबके पास क्या है? 4 limbs, 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है। इवन क्रोकोडाइल विल हैव द 4 limbs, ठीक है। तो ये कॉमन कैरेक्टर है, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, the more the common characteristics in between the two species, the more closely they are related. जितने ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दो स्पीसीज में, उतने ज्यादा वो रिलेटेड होंगे,
क्योंकि उनके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है, रिलेटेड होंगे, राइट। जैसे वी आर मोर रिजेंबलिंग विथ मंकी, एप्स वगैरह, ठीक है, ह्यूमंस रिजेंबल्स विथ मंकी एंड एप, इवन आपका जेनेटिक, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो उनसे बहुत मैच होता है, राइट। देन more closely they are related, the more recently they will have a common ancestor. जितना वो related है, ठीक है, उतने उनके ancestor भी क्या होंगे, recent ancestors होंगे। जैसे again ape and या human के बारे में देखो। Then humans are closely related with other humans, या फिर you can say यहाँ की इंडिया के humans and foreign countries में जैसे अफ्रीकन humans देखो या फिर कोई भी, ठीक है, तो उनमें आपको दिखता है although we are of present in the different geographical area, ठीक है, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में है, ठीक है, हम में और उनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी दिखेंगे आपको अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट या फिर जोग्राफिकल एरिया, बट स्टिल वी आर क्लोजली रिलेटेड एंड वी हैव क्लोज और कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है। एप और मंकी हमारे सबके क्या है, एंसेस्टर्स है, ठीक है। देखो कैसा डांस कर रहा है। तो ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज हैव डिस्टेंट कॉमन एंसेस्टर्स। ह्यूमन ह्यूमन कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, क्लोजली रिलेटेड एंसेस्टर होंगे। चिंपैंजी एंड ह्यूमन का अगर कंपैरिजन करो तो थोड़े डिस्टेंट क्या होंगे, एंसेस्टर्स होंगे, राइट। So we can build up small group of species using recent common ancestor, जिनके ancestors मैच होते हैं या फिर recent है, common है, उनका हम एक ग्रुप बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन की एक स्पीसीज बन गई, मंकीज की एक स्पीसीज बन गई, ठीक है, जिनके एंसेस्टर्स क्या है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। देन सुपर ग्रुप्स ऑफ दिस ग्रुप्स विथ मोर डिस्टेंस कॉमन कॉमन एंसेस्टर, जैसे अगर आप देखो स्पीसीज का जो सुपर ग्रुप या फिर बोल सकते हो ऐसे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, अगर आप देखो तो उसका सुपर ग्रुप आएगा, सुपर स्पीसीज बोल दो या फिर जीनस वगैरह, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जीनस में अगर आप देखो तो एंसेस्टर्स थोड़े डिस्टेंट रहेंगे, दूर के एंसेस्टर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉग, कैट, है ना, ये सारे दीज आर ऑल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर आपको दिखेगा अगर आप कंपेयर करो इवन डॉग, कैट, ठीक है, देन इफ यू कंपेयर विथ ह्यूमन, बफेलो, ठीक है, काउ, कैटल, हम सब मैमल्स है, वी ऑल आर मैमल्स, बट स्टिल वी हैव डिस्टेंट एंसेस्टर्स, ठीक है। तो हमारा जो स्पीसीज वगैरह होगा, सॉरी जीनस होगा, दैट विल बी डिफरेंट। In theory, we can keep going backward like this until we come to the notion of a single species at very beginning of evolutionary time. ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको लेने के जैसा नहीं है। If that is the case, then at some point in the history of the earth, non-living material must have given rise to life, right? So इसका क्या मीनिंग है, देखो, in theory we can keep going backward like this until we come to the notion of a single species at a very beginning of evolutionary time, मतलब जब तक हमें पता नहीं चलता कि species actually क्या है, तब तक हम हिस्ट्री में झांकते रहेंगे, उनका इवोल्यूशन देखते रहेंगे, ठीक है। देर आर मेनी theories on the evolution of life on earth, बाकी सारी चीजें ये जो है वो बहुत सारी डिटेल में मिलेगी आपको, आप पढ़ोगे इसको इन द 12th क्लास इवोल्यूशन के अंडर, ठीक है। तो देर आर मेनी theories on the evolution as well, but the most accepted one is the Darwin's theory of evolution, तभी तो डार्विन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन द इवोल्यूशन, राइट। तो डार्विन की कौन कौन सी थेरीज है, एविडेंसेस है फॉर द इवोल्यूशन। देर आर सर्टन एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एनाटॉमी मतलब इंटरनल ऑर्गन्स का स्टडी करना। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स इज सिमिलर इन मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, ठीक है। अगर आप देखो बर्ड्स का, सॉरी ह्यूमन का हैंड देखो, कैट का, ठीक है, वेल का फ्लिपर देखो, देन बैट का ये देखो विंग, ठीक है, विंग में भी आपको पता है बोन्स, बोन लाइक स्ट्रक्चर। देन लिजर्ड का फोर लिम देखो, बर्ड का विंग देखो, फ्रॉक का फोर लिम देखो, उसमें आपको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे। जैसे अगर आप देखो ह्यूमन में दिस इज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस, ये बोन्स आपको सेम सब में दिखते हैं, सब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यही अरेंजमेंट आपको दिखेगी। ह्यूमन, कैट, वेल, बैट, लिजर्ड, बर्ड, फ्रॉग, सब में यही अरेंजमेंट आपको दिखेगी। तो मतलब एनाटॉमी इनकी सेम है,
इंटरनल स्ट्रक्चर इनका सेम है, बट इनका फंक्शन अगर आप देखो तो इट इज डिफरेंट, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ह्यूमन का फोर लिम्ब किस लिए यूज होता है? टू पिक द थिंग्स अप, ठीक है। अगर वेल वेल के साथ इसको कंपेयर करो तो वेल में इसका यूज होता है फॉर स्विमिंग वगैरह, ठीक है। देन इसका अगर आप कंपैरिजन करो विद बैट, बैट इज ऑल्सो मैमल, तो उसमें आपको दिखेगा बैट यूज करता है इसको इन फ्लाइंग, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर तो सिमिलर है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पेल मेटाकार्पेल फैलेंजेस, ये अरेंजमेंट सेम है बोन की, बट स्टिल देयर फंक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स इज सिमिलर इन द मैमल, बर्ड, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन, while their functions are different। वेल इसका यूज करता है स्विमिंग के लिए, लिजर्ड इसका यूज करता है क्रॉलिंग के लिए, बैट इसको यूज करता है फ्लाइंग के लिए, ठीक है। ह्यूमन टू पिक अप द थिंग्स एंड ऑल। सच ऑर्गन, सच ऑर्गन्स मतलब जिनमें सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, राइट। रिमेंबर, डेफिनेशन पूछा जाता है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस आपको पूछे जाते हैं, उसमें ये याद रखना है होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या होता है, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है एनाटॉमिकल बट फंक्शन इज डिफरेंट, उनको हम बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन। Such homologous organs, such homologous characteristics helps to identify the ancestors or evolutionary relationship between apparently different species। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये जो हमने ऑर्गेनिज्म देखे, ह्यूमन, बैट, वेल, ठीक है, देन लिजर्ड, राइट, ये सारे एनिमल्स ऑल्दो दे आर डिफरेंट बट स्टिल दे समवेयर शो द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सेम एंसेस्टर से, अभी नहीं, मोर रिसेंट नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं पुराना एंसेस्टर इनका सेम होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे शो द सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ऑन कॉन्ट्ररी, ऑल सिमिलैरिटीज सिंपली इन ऑर्गन शेप आर नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्टरी। अगर आप देखो सभी की सभी सिमिलैरिटी, अगर इवन दो वी आर फाइंडिंग इट आउट कि उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में कुछ ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, शेप है, उनका ओरिजिन या फिर शेप स्ट्रक्चर सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके कॉमन एंसेस्टर जो है वो कॉमन होंगे, ठीक है। दे डू नॉट शो कॉमन एंसेस्टरी कंपल्सरीली, ठीक है। विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बर्ड का जो विंग है, बैट का जो विंग है, वो आपको अलग दिखेगा, राइट। एनाटॉमी उनकी डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो एनाटॉमी, बट फंक्शन आपको दिखेगा डिफरेंट है, ठीक है। इवन अगर आप देखो तो बर्ड का जो विंग होता है इट इज फेदरी कवरिंग, इट हैज फेदरी कवरिंग, वेयर एज विंग ऑफ बैट आर स्किन फोल्ड स्ट्रेच मेनली बिटवीन बिटवीन इलोंगेटेड फिंगर्स, ठीक है, ये स्किन फोल्ड है बीच बीच में बिटवीन इलोंगेटेड फिंगर, और बर्ड में ये फेदर ही होता है, फेदर्स होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर इज डिफरेंट ओवर हियर। दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन ऑफ फ्लाइंग। दोनों का फंक्शन क्या होगा? उड़ने के लिए, फ्लाइंग के लिए। सच ऑर्गन्स आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन के उल्टा, राइट। इनके क्या होगा? एनालॉगस ऑर्गन विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल हमने देख लिया, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट, राइट। तो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन एंड होमोलॉगस ऑर्गन। इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या है डार्विन्स थ्योरी के या फिर डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी के, ठीक है। तो वहां पर आपको जरूरी है विद एन एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड एविडेंस इज second evidence for Darwin's theory of evolution is fossils। फॉसिल क्या होता है? मतलब कोई भी डेड रिमेन पार्ट है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, उसके बोन्स वगैरह या फिर जो भी पार्ट डिग्रेड नहीं हो रहे और दे आर टेकिंग लॉन्ग टाइम, उन दे विल बी इम्प्रिंटेड, ठीक है, जैसे रॉक्स वगैरह है उनमें इम्प्रिंटेड रहेंगे, या फिर यू विल फाइंड देम इन द अर्थ क्रस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। Now, studies of organ structure can be done not only on current species but also on species that are no longer alive। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जैसे डायनासोर है, मैमथ्स वगैरह है, ठीक है, इनमें इनकी जो स्टडी है वो हमें, मतलब वी नो दैट दे वेर एग्जिस्टिंग बिफोर, ठीक है, अभी भी हमें पता है कि ये कुछ ऐसे एनिमल्स थे
वो पहले सर्वाइव कर रहे थे धरती पे, बट दे आर नो मोर नाउ, राइट? कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटी में, या फिर जस्ट बिकॉज दे कुडंट अडेप्ट टू नेचुरल कंडीशंस, कैलामिटीज, दे एक्सटिंक्ट, राइट? बट हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये थे। कैसे पता चला? उनके डेड रिमेन्स, मतलब बोन्स वगैरह प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं हेयर मिल गए, ठीक है, उनके इम्प्रिंट्स मिल गए रॉक वगैरह पे, जिसकी वजह से अभी हमें पता है कि दे वर एग्जिस्टिंग लॉन्ग ईयर्स बिफोर, ठीक है? तो ये अब पॉसिबल है ड्यू टू द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। हम फॉसिल का स्टडी करके ये भी जान सकते हैं कि जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, जो अभी धरती पे नहीं है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं बाय स्टडीइंग फॉसिल्स। Now, how do we know that these extinct species ever existed? We know this from finding their fossils. ठीक है, इस तरीके से हमें फॉसिल्स मिलते हैं। इवन एग्जीबिशन वगैरह में भी आप जाते हो तो वहां पर आपको ये सारे ऐसे दिख जाते हैं। इस तरीके से सैंपल्स, स्पेसिमेंस वगैरह रखे जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि समवेयर दे वर एग्जिस्टिंग बिफोर। नाउ व्हाट आर बेसिकली फॉसिल्स एंड हाउ दे आर मेड? ठीक है, कैसे बनते हैं ये फॉसिल्स और क्या होते हैं, राइट? व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई, जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है, देयर बॉडी विल डिकम्पोज एंड बी लॉस्ट। जो भी अदर डिकम्पोजर वगैरह है, दूसरे ऑर्गेनिज्म है, वो उसको फीड कर लेंगे, और जो भी ऐसा पार्ट है ऑर्गेनिज्म का जिसको डिकम्पोज या फिर डिग्रेड होने में टाइम लगता है, इट विल स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द बॉडी विल गेट बरीड डीपर अंडर द सी बेड। अगर आप यहाँ पर फिश के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये बॉडी क्या हो गई? इट इज बरीड इनसाइड द, और यू कैन से डीपर इनसाइड द सी बेड, ठीक है, अब सॉइल के अंदर या फिर जा चुकी है। ग्राउंड वाटर वॉश अवे द मिनरल्स, जो भी मिनरल्स थे इसमें, वो सारे क्या क्या हो गए? वॉश आउट हो गए, रिमूव हो गए, सॉइल वाटर में मिक्स हो गए। नाउ ग्राउंड डिपॉजिट्स ऑन द फॉसिल, सॉरी, रॉक डिपॉजिट्स ऑन द फॉसिल, ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा? इस पे देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, रॉक फॉर्म होने लगेंगे और ये फॉसिल ऐसे ही गड़ जाएगा। Hundreds years later, seabed converts into a mountain and fossil comes on the surface. ठीक है, ऐसा हो गया कि ये जो सीबेड था, ठीक है, बेस या बॉटम ऑफ द सी, इट कन्वर्ट्स इनटू द, पानी वगैरह सूख गया सपोज, तो उसके वजह से अब ये माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। अब यही फॉसिल जो नीचे गड़ा हुआ था वो क्या हो गया? ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। नाउ रेन वेयर्स अवे द सरफेस, ठीक है, रेन वेयर्स अवे द सरफेस, मतलब ये जो रॉक है, रॉक का ऊपर का जो सरफेस है वो वाटर थ्रू क्या हो गया? निकल गया। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट डिग्स द सरफेस एंड फाउंड द फॉसिल, ठीक है, वो क्या, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो फॉसिल का स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? सरफेस को खोदा, ठीक है, डिग किया, और जो भी अंदर फॉसिल गड़ा हुआ था उसको निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, राइट? ऑल सच प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, ठीक है, जो भी डेड रिमेन्स है ऑर्गेनिज्म के, जो डिग्रेड नहीं हो रहे, दे आर टेकिंग लॉन्गर टाइम, तो दीज ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नथिंग बट फॉसिल्स। तो ये प्लांट के भी कुछ ट्रेसेस मिल जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी ट्रेसेस मिल जाते हैं, इवन एनिमल्स के भी ट्रेसेस मिल जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फॉसिल्स, ठीक है। तो इनका स्टडी करके हम जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कब सर्वाइव कर रहा था, कितने साल पुराना है, ठीक है, बाय स्टडिंग इट्स मिनरल कॉम्पोजिशन एंड ऑल। नाउ हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल इज? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? देयर आर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, रिलेटिव मेथड एंड दूसरा आइसोटोप मेथड, ठीक है। रिलेटिव मेथड में क्या करते हैं? इफ यू डग द अर्थ, ठीक है, if we dug into the earth, fossil we find closer to the surface is more recent. Obviously क्या होता जाएगा? जो भी नया फॉसिल है वो ऊपर की लेयर में मिलेगा, धरती के या फिर अर्थ क्रस्ट के। जो सबसे पुराना है वो नेक्स्ट या फिर अंदर वाली लेयर में मिलेगा, अर्थ क्रस्ट के, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटिव मेथड भी है। दूसरा आइसोटोप मेथड। आइसोटोप मेथड में क्या करते हैं? देखो, ये दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने क्या किया है? अर्थ क्रस्ट के अलग अलग एरा बनाए हैं, टाइम स्केल, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल टाइम स्केल, सॉरी नॉट जियोग्राफिकल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें आपको दिखता है सीनोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, पैराजोइक एरा, कौन से एरा में कौन से एनिमल सर्वाइव कर रहे थे, ये हमें इससे पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा पैलेयोजोइक एरा में ज्यादातर क्या थे? इनवर्टिब्रेट्स देखे जाते हैं, जॉलेस फिशेस,
जॉ वाले फिशेस, ठीक है। देन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। मीजोजोइक एरा में आपको दिखता है देयर इज एबिंडेंस ऑफ रेप्टाइल, लार्ज रेप्टाइल लाइक डायनासोर्स। फिर जो रिसेंट एरा चल रहा है दैट इज सीनोजोइक एरा, इसमें आपको अर्ली मैमल्स, मंकी, एप्स, देन मॉडर्न मैमल्स लाइक अस, ह्यूमंस वगैरह, इनका एरा दिखेगा आपको ये, ठीक है। तो ऐसे 3 ज्योग्राफिकल एरा बनाए, सॉरी जियोलॉजिकल एरा बनाए हैं। यही एरा क्या बताते हैं आपको कि कौन से एरा में, कौन से टाइम पीरियड में कौन से एनिमल सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। सो दिस इज द रिलेटिव मेथड। जो सबसे पुराना है वो सबसे लास्ट, ठीक है, कहाँ मिलेगा? धरती के या फिर अर्थ क्रस्ट के सबसे अंदर वाली लेयर में मिलेगा। जो सबसे रिसेंट है वो ऊपर वाली लेयर में मिलेगा, ठीक है, राइट। देन वी हैव आइसोटोप मेथड। आइसोटोप मेथड में क्या करते हैं? वी डिटेक्ट द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कार्बन 14, धीरे धीरे इट डीकेज इनटू कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन 14, ठीक है। कार्बन 14 किसमें डीके होता है? बीटा डीके इनटू नाइट्रोजन 14, राइट। अब जब डेथ होगी देखो, whenever there is a death of organism following the death of burial wood and bones, carbon 14 changes into carbon, सॉरी नाइट्रोजन 14, ठीक है, ओवर द पीरियड, राइट। और इस कार्बन 14 को नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। बेटा सॉरी कार्बन 14 कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन 14, राइट। तो जब हमें देखो, अब हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? Amount of carbon decay over years will tell the real age of fossil from time of its death, right? मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ के बाद हमें पता चलेगा। जैसे देखो, जो कार्बन 14 था वो कार्बन सॉरी नाइट्रोजन 14 में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें पता चलेगा बाय एग्जामाइनिंग द आइसोटोप, ठीक है, कौन सा आइसोटोप उस फॉसिल में प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन 14 है या नाइट्रोजन 14 है। उस बेसिस पे हमें पता चलेगा कि ये फॉसिल, पर्टिकुलर फॉसिल कब सर्वाइव कर रहा था या फिर उसका एज क्या है, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट एज निकाल सकते हैं, नॉट परफेक्ट। नाउ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स सच एज आई कैन नॉट बी जनरेटेड बाय अ सिंगल डीएनए बट विल बी क्रिएटेड बिट बाय बिट ओवर जनरेशन, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? बट हाउ each can intermediate change by selecting or selected for, ठीक है। how can each intermediate change be selected for, ठीक है, वो हमें देखना है एक्चुअली। now let us understand with the example or explanation. now evolution of I by stages, ठीक है, हम evolution of I देखेंगे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आई देखेंगे। अब तक हमने डिस्कस किया जो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंट एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। एक देख लिया हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, दूसरा फॉसिल इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और यू नो ऑफ आई, ठीक है, आई स्टेजेस। First basic eye structure was seen in planaria which were just eye spot in which we can detect light, ठीक है। planaria, अगर planaria का आप आई देखो तो इट इज वेरी सिंपल। ये क्या करता है? इट कैन नॉट फॉर्म अ इमेज, ये बस लाइट को डिटेक्ट कर सकता है बिकॉज इट हैज सर्टन फोटो रिसेप्टर। फोटो लाइट, रिसेप्टर मतलब सेंस, लाइट को सेंस करने वाले सेल, राइट। तो ये क्या कर सकते हैं? बस लाइट को सेंस कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर फंक्शनिंग आई लाइक अस। सेकेंड इवोल्यूशन आई में ऐसा हुआ, इंसेक्ट में अगर आप देखो, कॉकरोच वगैरह में, दे हैव कंपाउंड आईज, दैट मीन्स दे विल हैव मल्टीपल लेंसेस, थाउजेंड्स ऑफ लेंसेस इन देयर आई, इन वन आई, ठीक है। आपने वो मक्खी मूवी में देखा होगा उसका आई, ठीक है। छोटे 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 क्या होते हैं? आई होते हैं, लेंसेस होते हैं। हर एक आई से, हर एक लेंस से, ठीक है, उसको बेसिकली हम ऑसिलाई बोलते हैं। हर एक ऑसिलाई से आपको इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी। तो अगर आप इमेज का देखो कि कॉकरोच वगैरह या इंसेक्ट में जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोजेक विजन। इट इज कॉल्ड मोजेक विजन। छोटे छोटे ब्लॉक्स में आपको विजन देखो, दिस इज द आई, ठीक है, ऑफ एन इंसेक्ट। इसमें आपको छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स मतलब ऑसिलाई दिख रही है, इनको हम लेंस बोलते हैं, राइट। थर्ड इवोल्यूशन अगर आप देखो, ऑक्टोपस में हुआ है, हु हैज कैमेरा टाइप ऑफ सिंपल आई एंड सिंगल लेंस होगा, ठीक है। कैमेरा जैसा ही एक मतलब उसका आई जो है उसको कैमरा जैसा बोला गया है, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ कैमरा
और वो इमेज कैमरा जैसे फॉर्म करेगा, सिंगल लेंस स्ट्रक्चर होगा, इट इज आई। ठीक है, यहाँ पर आपको आई दिख रहा है ऑक्टोपस का, कुछ ऐसा दिखेगा, एक ही लेंस, दिस इज द लेंस। नेक्स्ट अगर इवोल्यूशन देखो, लेटेस्ट इवोल्यूशन इज सीन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट में कौन आता है? फ्रॉम फिशेस, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस, सॉरी बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये सारे आपको कहा मिलते हैं, दीज आर बेसिकली ऑल वर्टिब्रेट्स। ये क्या है? वर्टिब्रेट्स मिलेंगे इन द क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट रिसेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आई, जो कि हमें ह्यूमंस में मिलता है देखने को। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, बीच में रहेगा एक लेंस। ठीक है, लेंस थ्रू कौन आपको पता है, यहां से क्या होगा, जो भी लाइट रेज है दे विल एंटर थ्रू द प्यूपिल, प्यूपिल थ्रू अंदर जाएंगे, रेटिना पे पड़ेंगे, फिर इमेज वगैरह फॉर्म होगी, मतलब इंटरप्रिटेशन होगा, बिकॉज रेटिना से एक नर्व जाती है ब्रेन में। ठीक है, तो वो नर्व क्या करेगी? इंटरप्रिटेशन करेगी ब्रेन में, इंटरप्रिटेशन होने के बाद आपको इमेज का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्टिब्रेट आई इज द मोस्ट रिसेंट। ठीक है, तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ आई, राइट, फ्रॉम प्लैनेरिया, इंसेक्ट, ऑक्टोपस टू ह्यूमन। ठीक है, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ द आई इन ईच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट दिख रहा है, एंड इवन उनका फंक्शन भी थोड़ा अलग अलग हो रहा है। डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ आई इज इनफ फॉर देम टू हैव सेपरेट इवोल्यूशनरी ओरिजिन। ऑब्वियसली, तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि प्लैनेरिया इज द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, नहीं बोल सकते, बिकॉज उनके आईज का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, देयर इज नो सिमिलैरिटीज, नो कॉमन फंक्शन। ठीक है, नो कॉमन स्ट्रक्चर, so that means somewhere they have separate evolutionary origin. वैसे ही हम evolution of feathers अगर देखें, first feather was seen in dinosaur, although they could not fly using the feather. ठीक है, आर्कियोटेरिक्स वगैरह होता था। ठीक है, ये देखो, दिस इज आर्कियोटेरिक्स, सॉरी दिस इज आर्कियोटेरिक्स। आर्कियोटेरिक्स के बाद जो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, वो दिखाया जा रहा है। ऑब्वियसली डायनासोर वगैरह में जो था, ठीक है, उनमें भी फेदर्स हुआ करते थे, बट वो ज्यादातर उसका फ्लाइट वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते थे। दिस इज ऑफ कोर्स मीन्स दैट बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल सिंस डायनासोर वेर रेप्टाइल। ठीक है, आर्कियोटेरिक्स इट इज अगेन अ डायनासोर, जिसमें आपको दिखता है विंग्स वगैरह, फेदर्स वगैरह थे, राइट, बट उसका यूज वो ज्यादातर उड़ने के लिए नहीं करते थे, फ्लाइंग के लिए नहीं करते थे। बट कहीं ना कहीं बर्ड जो है, दे आर ओरिजिनेटर, और यू कैन से उनका जो इवोल्यूशन है वो डायनासोर से हुआ है। डायनासोर वेर रेप्टाइल, डायनासोर रेप्टाइल थे, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बर्ड्स वगैरह जो है उनका कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं रेप्टाइल, मतलब या यू कैन से रेप्टाइल एंड बर्ड्स के एंसेस्टर कॉमन हो सकते हैं, या फिर दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स ओनली। ठीक है, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। Now, it is all very well to say that very dissimilar looking structures evolve from a common ancestral design. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? Even sometimes dissimilar looking structures evolve from a common ancestral design. ठीक है, but this is all guesses. What happened in the history that we are going to discuss. ठीक है, क्या हुआ actually history में, ये तो पूरा गेस वगैरह था। आर देर एनी करंट एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्रोसेसेस, है क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल? वाइल्ड कैबेज प्लांट इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल। वाइल्ड कैबेज प्लांट, इसमें क्या हुआ है? इवोल्यूशन ऑफ कैबेज अगर आप देखो तो ह्यूमंस from more than 2000 years cultivated wild cabbage as a food plant and generated different vegetables from it by selection, right? The wild cabbage is selected and different cabbages were grown for different purposes. ठीक है, ये रहा wild cabbage. Wild cabbage. Some farmers have wanted to select for very short distances between leaves and have bred cabbage we eat. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कुछ फार्मर को चाहिए था कि इसमें ज्यादा लीफ नहीं होने चाहिए, फिर उसमें डिस्टेंस कम होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाइल्ड कैबेज है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन लीव्स इज मोर। ठीक है, तो फार्मर्स ने क्या किया, इस तरीके से कैबेज का प्लांट चाहिए था उनको, दे वांटेड अ प्लांट और कैबेज जिसमें लीव्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा और दे विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक है, तो वैसा कैबेज फिर बाद में क्या हुआ, ब्रीड किया गया और
कुछ ऐसा कैबेज अब मिलता है देखने को, ठीक है। तो some have wanted to select for arrested flower development and have bred broccoli, ठीक है। कुछ लोगों को या कुछ फार्मर्स को ये चाहिए था कि भाई फ्लावर डेवलपमेंट या फिर ऐसा कैबेज हो कि जिसमें जो फ्लावर की तरह दिख रहा है, ठीक है, फ्लावर से बनाओ, राइट। तो वो उसके लिए फिर बनाया गया ब्रोकोली, ठीक है। इस तरीके से ब्रोकोली कल्टीवेटेड किया गया। सम हैव ब्रेड फॉर स्टराइल फ्लावर्स एंड मेड द कूली फ्लावर, ठीक है। कुछ ने क्या किया, कूली फ्लावर बना लिया स्टराइल फ्लावर से। हम्म इस तरीके से सम हैव ब्रेड फॉर सोलन पार्ट्स एंड कम अप विथ कोलराबी, ठीक है, कोलराबी, दिस इज कोलराबी। यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज द स्वलन स्टेम, राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट, सम हैव सिंपली लुक फॉर स्लाइटली लार्जर लीव्स एंड कम अप विथ अ लीफी वेजिटेबल कॉल्ड केल, ठीक है। फॉरेन वगैरह में ज्यादा यूज होता है केल, ठीक है। लीफी वेजिटेबल, लीफ वगैरह ज्यादा होंगे, लंबे लंबे लीफ होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो, सो वी कैन से दैट ऑल these स्ट्रक्चर्स आर डिसेंडेंट फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, वाइल्ड कैबेज। वाइल्ड कैबेज इज द सेम एंसेस्टर, और इसमें फर्दर अलग अलग वेरिएशंस होते गए, अलग अलग आपको क्या दिखते गए, इवोल्यूशन होता हुआ दिखेगा अकॉर्डिंग टू द नीड बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज सीन इन द प्लांट्स। नाउ एनिमल्स में देखो, Pisces is a successful aquatic adaptation, so we can see so many fishes living in the sea, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फिशेस देखने को मिलेंगे इन द aquatic habitat, but due to changes in the environment some fishes started evolving to form intermediate structure like lung fishes, ठीक है। आपको इनमें क्या दिखेगा, लंग फिशेस जैसा कुछ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट। ये देखो, these are lung fishes, but lung fishes is not a successful adaptation, so lung fish again started evolving, ठीक है। उन्होंने फिर से उनमें लंग फिशेस में भी फर्दर क्या दिखेगा आपको, इवोल्यूशन दिखेगा। lung fishes further evolved into another successful adaptation which is frog, ठीक है। lung fishes से क्या बने, frog बने। now a new species has emerged, frog अलग है, fishes अलग है, ठीक है। fishes is a, you can say पूरा आपको क्लास ही अलग मिलता है, ठीक है। fishes का क्लास अलग है, then frogs का क्लास अलग है। but does that mean the old species will disappear? इसका मीनिंग ऐसा है कि पुराना जो स्पीसीज है वो डिसअपियर हो गया? नहीं, no, the old species will not disappear, it is still there. The newly generated species are in a way not better than the older one, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छे कैरेक्टर आए हैं, बट ओल्डर स्पीसीज स्टिल विल बी देयर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या फिर रिमूव हो जाएंगे, right? But it is just that natural selection and genetic drift have together led to the formation of population that cannot reproduce with the original one. Natural selection and genetic drift से क्या बना है, दो अलग पॉपुलेशन बने हैं जो अब एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप देखो फ्रॉग एंड फिश, ये अलग अलग स्पीसीज या फिर यू कैन से क्लास ही अलग आता है एक्चुअली, तो वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑल्दो इनका एवोल्यूशन फिशेस से ही हुआ है, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस टुगेदर बिकॉज उनकी डायरेक्टली स्पीसीज ही चेंज हो चुकी है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, राइट। हमने अलग अलग इवोल्यूशंस देखे, फिशेस का इवोल्यूशन एम्फीबियन में कैसे होता है वो भी देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। इट इज नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजी, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू, दे आर rather both human beings and chimpanzees have a common ancestor a long time ago, ठीक है। हम तो जनरली ऐसे बोलते हैं कि चिंपैंजी एप से क्या हुआ है, हमारा इवोल्यूशन हुआ है, बट उनके एक्चुअली हम सब के एंसेस्टर कॉमन थे, ठीक है। चिंपैंजी हो गया, एप, ओरंगुटान, ठीक है, हम सब के एक कॉमन एंसेस्टर है। कॉमन एंसेस्टर इज लाइकली टू हैव बीन नीदर ह्यूमन नॉर चिंपैंजी, ठीक है। चिंपैंजी भी नहीं है ना ही ह्यूमन है। Two resultant species have probably evolved in their own separate way to give rise to us a current forms. ऐसा हुआ होगा कि जो चिंपैंजी है एंड लाइक ह्यूमन वगैरह है, हम में क्या हुआ, अलग से इवोल्यूशन होते गया एंड वी हैव गिवन राइज टू टू डिफरेंट फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स।
Hence we can see that there is no real progress in the idea of evolution. There is no real progress. ये जो evolution है, it is simply the generation of diversity and the shaping the diversity by environmental selection. यहाँ पर क्या हो रहा है, evolution में क्या हो रहा है, there is generation of diversity. नई species form होगी, you will see new species form will have different characters and there will be diversity, right? जिसकी वजह से क्या होगा, environmental selection होगा, right? और जो भी आप देख सकते हो फिटेस्ट होगा दैट विल बी सिलेक्टेड एंड वही अपनी जो नंबर है उसको आगे बढ़ा पाएगा. Only progressive trend in the evolution seems to be that more and more complex body designs have emerged over the time. जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन इज हैपनिंग फ्रॉम सिंपल फॉर्म्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं. इवन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आपको फर्दर इवोल्यूशन होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. नाउ इट इज नॉट एज इफ द ओल्डर डिजाइन्स आर इनएफिशिएंट. ठीक है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि जिससे इवोल्यूशन हुआ है या फिर जो एंसेस्टर है वो इनएफिशिएंट थे या फिर कुछ और. मेनी ऑफ द ओल्डर एंड सिंपलर डिजाइन्स स्टिल सर्वाइव. ठीक है, स्टिल अगर आप देख सकते हो मंकी एप्स वगैरह स्टिल दे आर सर्वाइविंग. ऐसा नहीं कि वो इनएफिशिएंट है या कुछ और, राइट. कुछ सिंपलर ऑर्गेनिजम्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि दे आर इनएफिशिएंट या फिर दे आर नॉट that efficient to perform work or something. In fact, one of the simplest life form is the bacteria. Inhabit the most inhospitable habitat like streams, hot streams वगैरह. ठीक है, hot springs. ऐसे कुछ बैक्टीरिया है, सिंपल है, but still they are surviving. They are adapted to different environmental conditions. They can survive in hot springs as well. ठीक है, डीप सी में, वेंट्स में. ठीक है, देन आइस इन द अंटार्कटिका, आइस या फिर जहां पर बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर है. ठीक है, कम टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. सो दे कैन सर्वाइव इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस एज वेल. इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन बट सिंपली येट अनदर स्पीसीज इन द टीमिंग स्पेक्ट्रम ऑफ इवॉल्विंग लाइफ. ठीक है, राइट. कुछ ऐसे टूल्स है जो हम पढ़ने वाले हैं. Some other tools of tracing evolutionary relationship, excavation, time dating, studying fossils. These are different tools in the tracing evolution, as well as determining DNA sequences have been used for studying human evolution. ठीक है, human evolution को study करने के लिए अलग-अलग tools use किए गए. There is a great diversity of human forms and features across the planet. ठीक है, अगर आप even humans में भी देखो तो आपको diversity दिखेगी. There is a great diversity of human forms and features across the planet. You will see skin color, ठीक है, even the shape of nose, teeth, ठीक है, hair वगैरह सब में आपको कुछ ना कुछ changes दिखते हैं. Body forms, height, ठीक है. So much so that for a long time people used to talk about human races. ठीक है. Skin color used to be the commonest way of identifying these so-called races. ठीक है, तो रेसिज्म वगैरह हुआ करता था, राइट. अभी भी चलता है वैसे, राइट. तो स्किन कलर इज द कॉमनेस्ट वे फॉर द रेसिज्म. और सम वेयर कॉल्ड येलो, सम ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, अलग अलग कलर है. ठीक है, अलग अलग स्किन कलर आपको देखे जाते हैं. हैव दिस डिफरेंट ग्रुप्स इवॉल्व्ड डिफरेंटली. हम सभी ह्यूमंस है, हम सभी ह्यूमंस है. वी आर इवॉल्व सेम, हम सेम तरीके से इवॉल्व हुए हैं. बस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस वी हैव डिफरेंट कलर्स, और यू कैन से ड्यू टू द प्रोटीन बीइंग फॉर्म वी हैव डिफरेंट कलर्स, कैरेक्टर्स. तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वी हैव इवॉल्व डिफरेंटली. ओवर रिसेंट ईयर्स द एविडेंसेस हैव बिकम वेरी क्लियर दैट answer is that there is no biological basis of the notion of human races. ठीक है, there is no any such notion. All humans are single species. हम सभी एक ही species है, हम सभी evolve same तरीके से हुए हैं. बस due to the protein and due to the different environmental geographical condition we have certain different physical forms. Not only that, regardless of where we have lived for past few thousand years, we all come from Africa,
पहला जो ह्यूमन का इवोल्यूशन या पहला जो ह्यूमन का फॉसिल मिला था दैट वाज फाउंड इन अफ्रीका. ठीक है, तो इट इज सेड दैट we all have evolved from the Africa. Earliest member of the human species Homo sapien can be there, traced there. पहले उधर ही हमें फॉसिल मिला था. While the residents spread across Africa, migrants slowly spread across the planet from Africa to West Asia, to Central Asia, Eurasia, South Asia and East Asia. फिर धीरे धीरे हम क्या कर गए, माइग्रेट कर गए to different regions. They traveled down the islands of Indonesia and Philippines as well. ठीक है, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस. देन दे ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस ऑल्सो. ठीक है, ट्रैवल फ्रॉम फिलीपींस बेसिकली. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में गए फ्रॉम फिलीपींस. तो इस तरीके से डिफरेंट ड्यू टू ट्रैवलिंग फ्रॉम एरिया टू एरिया. ठीक है, वहां पर आपको क्या दिखते हैं, अलग अलग फॉर्म्स दिखने लगेंगे. They went forward and backward with groups, sometimes separating from each other, sometimes coming back to mix with each other, even moving in and out of Africa. ठीक है, तो ऐसा भी हुआ कि ग्रुप के ग्रुप पीपल के क्या हो गए, शिफ्ट हो गए. ठीक है, मेनी रीजंस कैन बी देयर. नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है एंड मेनी थिंग्स. ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग क्या कर गए, ट्रैवल कर गए या फिर माइग्रेट कर गए फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. लाइक ऑल अदर स्पीसीज ऑन द प्लैनेट, दे हैड came into being as an accident of evolution and were trying to live their lives the best they could. ठीक है, तभी हम humans क्या कर रहे हैं, we are evolving and we are trying to live our life as the best as we can. ठीक है, तो basically ये रहा human evolution के बारे में. All humans we are evolved from the same ancestor, although we have different colors, we have different morphological characters, right? It doesn't tell us that we have evolved from different ancestors. Okay, so that is it. Under this evolution we have discussed about different laws of Mendel. Also we discussed about evolution, theories of evolution, who gave the theories of evolution. Okay, then we also discussed about evolution of different structures, evidences for evolution, evolution of human as well. Okay, so that is it for today. So we are going to end the chapter over here. आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का. So that is it for today. We will meet in another lecture with new topic, new chapter I would say. ठीक है, जहां पर again we will be coming up with lot of animations and आपको वो understand करने में भी easy जाएगा. ठीक है, so that is it for today. We will meet in another lecture like this. Till then, take care. Bye bye.